आइस के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो अब बिफोर दिस के मैं आइस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं, एज यू नो दैट कि मुझे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे जो पहले आप लोगों के साथ शेयर करने पड़ेंगे कि आइस की जब फॉर्मेशन होती है उसकी डेंसिटी के अंदर क्या वेरिएशन आती है, कैसे कैसे टेम्परेचर के साथ डेंसिटी चेंज होती है वाटर की, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करना है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अब जो बात शेयर करने लगा हूं वो आइस की स्ट्रक्चर के हवाले से जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियसली मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन के बारे में बताया, आयोडीन के स्ट्रक्चर के हवाले से बातचीत हुई है, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के हवाले से बात हुई है। अब मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करने लगा हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आइस। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डेड एज आइस, आइस को इंक्लूड किया जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आइस जो है ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। एक तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी की वेरिएशन कैसे आती है इसके ऊपर बात भी करता हूं आप लोगों से, लेकिन सबसे पहले आप लोग सुने, कोई आपसे अगर ये कहे कि वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, ऑर्बिटल ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो मुझे कह देना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। क्या मतलब, आइए जरा इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। ये ऑक्सीजन एटम और ये आपको सराउंडिंग में एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहा है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है। ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है। और ये वो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिन्होंने हेड ऑन हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब आप लोग देखो, ये आपको जो ज्योमेट्री दिख रही है, ये अरेंजमेंट जो दिख रही है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। क्या मतलब है, ये सारा डिस्टॉर्टेड वगैरह का चक्कर मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले यूनिट में जाके आपको करवाऊंगा। अब आप लोगों ने सीखना क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन के गिर्द दो लोन पेयर और दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यह बात हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। पेपर में सवाल आए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वाटर मॉलिक्यूल। एक तो यह बात ध्यान रखिएगा। फिर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है कि ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। इन द मीनवाइल आपको पता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। ये पेपर में सवाल आ सकता है। ये मैं पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स बना रहा हूं। बेटे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है, ये पेपर का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को दिखलाता हूं, ये देखो, यहां से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये अगर मैं आपको समझाऊं कि वाटर की अपनी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, जब वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस वक्त इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी दिखती है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। आपके सामने बेटा देखे मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना दी वाटर मॉलिक्यूल्स की। वाटर की अपनी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और जब ये आइस की फॉर्मेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स खुद को अरेंज करते हैं तो भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। अगली बात अब आपसे क्या शेयर करनी है मैंने, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स सराउंड ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम को कितने हाइड्रोजन एटम सराउंड करते हैं? ऑप्शन में आपको 2 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे। तो बेटा इन ऑप्शन में से आपको किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? ये 4 ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूं। आइए जरा आपको समझाता हूं, क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे। ये है ऑक्सीजन एटम और इस ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ गए ये 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑफ कोर्स ये जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। तो 2 हाइड्रोजन एटम तो जुड़ गए कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की बेस पर
दो मजीद हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिखाया था कि एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल जो है वो बनाता है। ये आपके पास लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की अट्रैक्शन के रिजल्ट में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोग खुद फैसला करो, ऑक्सीजन के गिर्द दो हाइड्रोजन एटम तो ऐसे होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू है, और ये जो दो हाइड्रोजन एटम से ये सराउंडेड हो रही है, ये कौन से हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ने वाले हैं। किसके थ्रू जुड़ने वाले हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ने वाले हैं। तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे ये कहना चाहिए कि वन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन एटम्स। इधर फोर कर देते हैं, ठीक है, अगर टू फिंगर्स यहां बिजी है। वन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन एटम्स। मैं यहां पे देख रहा था सिर्फ तीन ही बची हैं, तो इधर चार मौजूद है। चार हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड होगा, इनमें से दो के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्शन होगा और दो के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो आपका आंसर यहां पे 4 होना चाहिए। डिटेल में जाऊं तो 2 विद कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड 2 विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर सराउंडिंग एन ऑक्सीजन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस? तो आपका आंसर होगा 4। ये बात सीख ली। अब ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रही है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आगे एक्सटेंड होती है। किस पैटर्न पर एक्सटेंड होती है? आइए जरा वो आपको पैटर्न बताता हूं। ये देखिए बेटा, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, देखते जाइएगा, फिर ना कहिएगा समझ नहीं आई। एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दूसरी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये रही तीसरी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये रही चौथी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल 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 पैटर्न एक्सटेंड होता है। ये पैटर्न एक्सटेंड किस पैटर्न पर होता है, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। पहली बात, वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। दूसरी बात, इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का एक्सटेंशन किस पैटर्न पर होता है। आइए जरा ये भी आपके साथ शेयर हो जाइए, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास वही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आगे एक्सटेंड हो रही है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सटेंडेड इन हेक्सागोनल पैटर्न। वो याद है आप लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ है, हेक्सागोनल स्पेसिस जनरेट हो जाती हैं। तो ये जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आगे एक्सटेंड होती है ना, तो ये हेक्सागोनल स्पेसिस जनरेट कर देती है। तो ये मैंने लिख दिया हेक्सागोनल स्पेसिस। इन हेक्सागोनल स्पेसिस की वजह से 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है? 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। किसका? ऑफ कोर्स ये 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है आइस का, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आइस की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सॉलिड स्टेट में जाके डेंसिटी बढ़नी चाहिए एक सॉलिड की, लेकिन बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। वजह बनती है ये 9% वॉल्यूम एक्सटेंशन। तो डेंसिटी डिक्रीज, और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट याद रख लेनी है और उसका एक्सटेंशन जो पैटर्न है वो हेक्सागोनल पैटर्न है। अब ये हेक्सागोनल पैटर्न और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को ओवरऑल देखें कि जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ जाएगी तो ओवरऑल कैसी दिखेगी। इसके ऊपर आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। ये देखो, ये आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे? ये देखो, कॉर्नर्स पर भी आपको जो है वो दिख रहे होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कॉर्नर्स पर भी लगे हुए, और इसी तरह फेस के सेंटर में भी आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर कंसिडर कर लेता हूँ, ये 4 कॉर्नर्स और ये फेस, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आइस का। 3 चीजें बताई, वाटर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, एक्सटेंशन पैटर्न हेक्सागोनल यानी कि स्पेसिस की बात हो रही है, और ओवरऑल क्रिस्टल लुक्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। समझ आइए बात की? वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। अब आइस की इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास एक टाइप का जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, नॉन पोलर और पोलर 2 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। अब आपको यहां पे एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि डेंसिटी बेसिकली चेंज क्यों होती है। ये एक्सेप्शन है, आप लोगों ने याद रख लेनी है, वाटर के केस में एक्सेप्शन है। यार आप लोगों को तो ये बात अम्मी जान को भी पता है यार। अम्मी जान कहा करती थी, क्या कहा करती थी? अम्मी जान कहा करती थी कि जब फ्रिज के अंदर पानी भर के रखने के लिए आओ, बर्फ जमने के लिए, तो उसको पूरा नहीं भरना,
वरना आइस जमकर बाहर आ जाएगी और वो बर्तन निकालने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए थोड़ा सा लेवल कम रखो, क्योंकि बर्फ़ या आइस बनने के बाद एक्सपेंशन होती है वॉल्यूम के अंदर, वजह बनती है स्पेसिस। तो ये तो वही बात नहीं होगी जो मोहतरम मियाँ शेख बिलावल भुट्टो जरदारी खान साहब कहते हैं। क्या मैंने बोला? मियाँ मोहतरम शेख बिलावल भुट्टो खान जरदारी साहब कहते हैं, जब ज़्यादा पानी होगा ज़्यादा बर्फ़ बनेगी, ज़्यादा बर्फ़ बनेगी तो वो बर्तन में से बाहर निकलेगी और आपको उस बर्तन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स, जो मैंने गैसियस स्टेट में आपको बताया। टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी ने बढ़ना है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिया, ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर है तो लो डेंसिटी होगी। टेम्परेचर को कम करता गया 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो हाई डेंसिटी होगी। ओके, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है। आपने ये बात नहीं भूलनी, 4 से कम करूं 0 पर आऊं तो और हाई डेंसिटी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होने जा रहा है। यहां पर लिक्विड है, यहां पर भी लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन बेटे यहां पे डेंसिटी हाई नहीं होती। अभी मैं बता रहा था इन स्पेसिस की वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड होकर के डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है पेपर में कोई आपसे पूछे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होगी, तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं लिख देता हूं मैक्स डी एट 4 डिग्री सेल्सियस। बोलना नहीं है अब आप लोगों ने कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आओगे और ये सॉलिड आइस में कन्वर्ट होगा तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह बता दी है, वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना, एक्सपैंड हो जाना। समझ आई है? अब बच्चे का एक दफा मुझसे सवाल कि सर 0 के बाद फर्दर टेम्परेचर लो करें, -4 तक कर दें तो क्या होगा? बेटा याद रखिएगा, फर्दर लो टेम्परेचर में नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द डेंसिटी, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन डेंसिटी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस लो डेंसिटी के साथ होगी। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, वाटर विल हैव मिनिमम डेंसिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। 4 ऑप्शन है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 100, क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी डेंसिटी लो होती चली जाएगी। और आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के केस में आपको सबसे लो डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम अपार्ट होंगे। ऑफ कोर्स ये लिक्विड स्टेट का एक्सट्रीम है, इसके बाद गैसियस स्टेट स्टार्ट होनी है। और लो करते जाएं टेम्परेचर 4 तक डेंसिटी मैक्सिमम होगी। 4 के बाद 0 पे जब आइस बन जाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, दोबारा से बढ़नी चाहिए। हर सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर की आइस सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी कम होती है। हम जनरली क्या पढ़ते हैं? सॉलिड्स हैव ग्रेटर डेंसिटी, लेकिन वाटर के केस में सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर हैव लेस डेंसिटी। ये मैंने लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर विल हैव लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी। लो जी, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों तक मैंने शेयर कर दिया है और आप लोगों को आइडिया भी दे दिया है कि किस तरह वाटर की डेंसिटी की वेरिएशन आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये थी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर के हवाले से कुछ बातचीत। और जैसा कि आप लोगों ने को मैंने ये सारा बता दिया है कि ये जब आइस की लेयर बन जाती है, ये मैंने सारी बातें अभी आपके साथ शेयर की हैं यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल्स की अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन में हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, जिसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होंगे। और जब ये आगे एक्सटेंड होता है पैटर्न तो हेक्सागोनल पैटर्न है। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। 9% वॉल्यूम एक्सपैंड का भी बात हो गया है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये जो पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स के ऊपर आइस की लेयर बनती है, ये इंसुलेटर का काम करती है। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, क्योंकि ये फर्दर कोल्ड एनवायरनमेंट की जो कोल्डनेस है वो अंदर नहीं जाने देती, और अंदर का जो हॉट वाटर है वो हॉट ही रहता है। वो 4 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर होता है, उसमें फिशेस वगैरह और बाकी मैरीन लाइफ सर्वाइव कर लेती हैं। आइस की ये सरफेस पे लेयर बनती है, इस सरफेस के नीचे वाटर ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा बर्फानी भालू यूं करके पॉन्ड के ऊपर, फ्रीज्ड पॉन्ड के ऊपर मौजूद होता है और उसको पता चल जाता है अब नीचे फिश जो है वो सरफेस पर आई हुई है, वो अपना
पंजा शरीफ डालता है और मछली पकड़कर जनाब बाहर ले आता है। तो ये आप लोगों को बचपन में जो है वो सारी बातें बताई गई हैं। अब एंट्रेंस पढ़ाते हुए मैंने टेक्निकल पॉइंट्स आपको बता दिए कि क्या इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है। अब आगे मेटालिक सॉलिड्स की दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये आपके साथ डिस्कस कर दूं। बेटा देखिए, मेटालिक सॉलिड्स के यूएचएस ने दो मेटल्स के स्ट्रक्चर को फोकस करने के लिए बोला हुआ है, कॉपर का स्ट्रक्चर और आयरन का। अब सुनिएगा, कॉपर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। आप कहेंगे सर फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो हमें नहीं बोलने वाला कि इसका अगर FCC स्ट्रक्चर है तो उसका क्या मतलब है कि कॉर्नर पर भी एटम्स अटैच्ड होंगे और फेस पर भी एटम अटैच होगा। ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रख लीजिएगा, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। कितना है? 12। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूं कि आप लोगों को आयरन का स्ट्रक्चर दिखना है। बेटा देखिए, कॉपर के स्ट्रक्चर में एक बात मैं बता दूं कि कॉपर का फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और किस किस मेटल का फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है? एल्यूमिनियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड। ये चंद एक एग्जांपल्स आप लोगों को बता दी। इसी तरह आयरन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आप कहेंगे सर बॉडी सेंटर्ड का भी पता है, कॉर्नर मस्ट एटम्स पड़े हुए होंगे और सेंटर ऑफ द क्यूब के अंदर भी एक सिंगल एटम पड़ा होगा। तो ये रहा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो कि यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रख लीजिएगा 8। तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर था 12, क्रिस्टल स्ट्रक्चर था फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। इसके अलावा आयरन के अलावा वेनेडियम, नोबिडियम एंड क्रोमियम के भी यही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स देखे जाएंगे। लो जी, ये थी स्टोरी हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद तमाम 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स के ऊपर बातचीत। एट द एंड बच्चे कहते हैं सर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, क्या हमें कैसे पता चलेगा? फेस सेंटर्ड तो सोडियम क्लोराइड का भी है, फेस सेंटर्ड आयोडीन का भी है, फेस सेंटर्ड डायमंड का भी है, फेस सेंटर्ड आइस का भी है, फेस सेंटर्ड कॉपर का भी है। को हमें तरीका बता दें, आइए ज़रा सिखाता हूँ। इस फेस सेंटर्ड में देखिए, सेंटर में कोई आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट नहीं दिख रही, सिंगल एटम कॉर्नर पर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मेटालिक है। क्या है? मेटालिक। सिंगल एटम एट द कॉर्नर, मेटालिक। आपने जज करना है इसको। अगर कॉर्नर पर आपको एक बड़ा बाउल सेंटर में, उसके साथ दो छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रहे हैं, एक बड़ा बॉल और उसके साथ दो छोटे छोटे बॉल, तो समझ जाइएगा ये सेंटर वाला ऑक्सीजन एटम, साथ में नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ये कॉर्नर पर लगने पर आइस का स्ट्रक्चर मिलेगा, समझो। इसके साथ अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें एक शेडेड और एक अनशेडेड आपको ऑल्टरनेटिव दिख जाते हैं, देखो ये शेडेड होगा, ये अनशेडेड होगा, ये शेडेड होगा, ये अनशेडेड होगा। तो अगर शेडेड और अनशेडेड ऑल्टरनेटिव दिखते हैं तो समझ जाओ ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है कि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं। और अगर आप लोगों ने आयोडीन के डायमंड के स्ट्रक्चर को समझना हो तो वो भी बड़ा आसान है। डायमंड का फेस सेंटर कैसा होगा? ये देखो, एटम्स तो सिंगल है, कंफ्यूजन हो सकती है ना कॉपर के साथ। और कॉपर और डायमंड में कंफ्यूजन कैसे खत्म कर सकता हूं? देखो, ये जो सेंटर में आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में होती है? डायमंड। इसमें क्या किया होता है कि जो फेस सेंटर्ड वाले सारे के सारे एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। फेस सेंटर्ड सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, जो सिर्फ डायमंड के केस में पॉसिबल है। हाँ, आयोडीन के केस में देखो, कॉर्नर पर बजाय के दो, एक बड़ा और दो छोटे छोटे बॉल्स के, आपको दो इकट्ठे बॉल्स दिखेंगे, जुड़े हुए होंगे और सेम साइज के होंगे। इसका मतलब है ये दो आयोडीन एटम्स की बात हो रही है। क्लिक कर रहे हो? और फिर उसके बाद अगर एक बड़ा और एक छोटे साइज का आपको दिख जाए ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हुआ, देखें बड़ा साइज, छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, तो समझ जाओ छोटा साइज केटाइन, बड़ा साइज एनाइन। ये एक आयनिक सॉलिड की बात हो रही है। दो छोटे जो एक जैसे साइज के बॉल्स आयोडीन है, एक बड़ा और एक छोटा, फिर एक बड़ा ऑल्टरनेटिवली सोडियम क्लोराइड यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद छोटे छोटे एटम्स और सेंटर में जो फेस सेंटर्ड वाले हैं वो सारे इंटरकनेक्ट हुए हुए डायमंड है। और उसके बाद कॉर्नर पर एक बड़े मॉलिक्यूल के साथ दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आइस है। और इसके साथ अगर सिर्फ कॉर्नर पर और फेस पर आपस में जो है वो सेपरेट अटैच्ड है तो वो कॉपर का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। समझ आइए आप लोगों को सॉलिड्स की, बस यही सिखाना चाहता था।
अच्छे तरीके से पूरे के पूरे यूनिट के लेक्चर्स को देखो, तैयारी करो, कॉन्सेप्ट्स देखो, नोट्स बनाओ, मुझे दिखाओ। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट योर एफर्ट एज यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग माइंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें। आपसे अगली मुलाकात लाइव सेशन के अंदर होगी इस यूनिट के, और ऑफ कोर्स फिर नेक्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।